नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो एक एक सीटों पर आकर के सिमटती जा रही है। जो बड़े क्षेत्रीय दल हैं वो अपने से छोटे वाले क्षेत्रीय दलों का सहारा पाने के लिए बड़ा बेताब नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज मैं तीन बड़े ओबीसी नेताओं की बात करूंगा जिन्होंने जनता में के बीच में अपनी पहचान बनाई है। दलित वंचित शोषितों पीड़ितों की राजनीति करके वो आज उत्तर प्रदेश में बड़े चेहरे हैं। आज उनकी बात इसलिए चर्चा में हो रही है क्योंकि जिस तरीके से छोटे छोटे दलों का महत्व उत्तर प्रदेश की राजनीति में बढ़ता चला जा रहा है, उस दौर में, उस हालात में इन तीन ओबीसी के बड़े चेहरों की भी कहीं न कहीं भूमिका नजर आती है। इसमें से कुछ अपना ठिकाना बना चुके हैं और कुछ नए समीकरणों की तलाश में हैं। आज इन्हीं तीन बड़े ओबीसी वर्ग के नेताओं के बारे में चर्चा होगी। पहला नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य का। स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो समाजवादी पार्टी से अपना रिश्ता तोड़ चुके हैं, लेकिन उनके बारे में खबर है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो ओबीसी वोटर हैं, उनके सपोर्टर हैं, उनकी गोलबंदी करेंगे। इंडिया गठबंधन में मैंने बहुत पहले अपने दर्शकों को बताया था, स्वामी प्रसाद मौर्य भी लगातार कह रहे थे कि सपा से वो अलग जरूर हुए हैं लेकिन वो इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, मतलब भाजपा के खिलाफ जो है वो राजनीति करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ। तो उनके लिए एक तो कुशीनगर सीट की कयासबाजी लगाई जा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को कांग्रेस पार्टी कुशीनगर से अपना उम्मीदवार बना सकती, उतार सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अभी जो 9 प्रत्याशियों की सूची जारी की है उसमें कुशीनगर सीट को अभी खाली छोड़ा गया है। तो कुशीनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य को उतारा जा सकता है। कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं, 9 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, अभी 8 सीटें बची हुई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्ग का बड़ा चेहरा है। वो जिस तरीके की राजनीति करते हैं उनके साथ सिर्फ ओबीसी ही नहीं बल्कि दलित, अल्पसंख्यक और भी जो फॉरवर्ड थिंकिंग के लोग हैं उनके साथ जुड़ते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का स्टैंड तो क्लियर है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ ही 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो किस सीट से लड़ेंगे अभी ये कंफर्म नहीं है। लेकिन कुशीनगर को लेकर के कयासबाजी लगाई जा रही है। मैंने रायबरेली को लेकर के भी सवाल उठाए थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य को रायबरेली से भी चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि रायबरेली और अमेठी भी दोनों सीटें खाली छोड़ करके रखी गई हैं और रायबरेली और कुशीनगर स्वामी प्रसाद मौर्य की कर्म भूमि रही है। तो कुशीनगर से भी कयासबाजी चल रही है, चुनाव वो रायबरेली से भी लड़ सकते हैं। फैसला कांग्रेस आलाकमान को, शीर्ष नेतृत्व को लेना है, लेकिन यहाँ लखनऊ से जो नाम भेजे गए हैं कांग्रेस चुनाव समिति के, वो रायबरेली और अमेठी में गांधी परिवार के चुनाव लड़ने की जो है वो संभावना जताई जा रही है। लेकिन सोनिया गांधी चुनाव लड़ने से मना कर चुकी हैं, प्रियंका गांधी को शायद मना करके रायबरेली लाया जाए। सवाल है कि फिर अमेठी से कौन लड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी केरल के वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो रायबरेली और अमेठी को लेकर के भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, कुशीनगर से कयासबाजी चल रही है, रायबरेली से भी उनको उतारा जा सकता है, ऐसी सुगबुगाहट है। दूसरा नाम है बाबू सिंह कुशवाहा का। बाबू सिंह कुशवाहा जो है बहुजन समाज पार्टी में कद्दावर नेता थे, मंत्री थे, वो कई बड़े बड़े पोर्टफोलियो उनके पास थे। उनके पास माइनिंग से लेकर के फैमिली वेलफेयर और नियुक्ति से लेकर के सहकारिता विभाग उनके पास था। और बाबू सिंह कुशवाहा ने जन अधिकार जो पार्टी बनाई है, तो बाबू सिंह कुशवाहा जो है वो भी साक्य कुशवाहा सैनी जो ओबीसी की बिरादरी है, जातियां हैं, समुदाय हैं, उनको लेकर के राजनीति करते हैं। अभी बाबू सिंह कुशवाहा ने एक रैली निकाली थी, संपूर्ण भागीदारी यात्रा निकाली थी और इस यात्रा के जरिए उन्होंने कई जिलों में जो है वो अपने समाज के लोगों से जनसंपर्क किया। बाबू सिंह कुशवाहा दरअसल एनआरएचएम घोटाले में जब से नाम आया था उसके बाद एक बार वो भाजपा में गए, लेकिन वहां बात जो है सही से बन नहीं पाई। उसके बाद जो है सपा से भी उनके रिश्ते बहुत अच्छा नहीं बन पाए गठबंधन को लेकर के। फिर बाबू सिंह कुशवाहा ने अपनी जन अधिकार पार्टी बना ली और अब इसी पार्टी के जरिए वो जनाधार अपना बढ़ाने में लगे हुए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम से गठबंधन भी हुआ। अब इस बार है वो किससे गठबंधन करेंगे, किसका सपोर्ट करेंगे, कहां से
प्रत्याशी उतारेंगे। अभी इन चीजों को लेकर के तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन सुगबुगाहट है कि वो पूर्वांचल में गाजीपुर सीट से प्रत्याशी उतार सकते हैं। उसके अलावा बिहार की 1-2 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा इंडिया गठबंधन का सपोर्ट करेंगे या एनडीए का सपोर्ट करेंगे या फिर सेपरेट अपनी पार्टी को चुनाव मैदान में उतारेंगे, ये सब चीजों को लेकर के अभी कयासबाजी चल रही है। लेकिन वोट जो है वो बाबू सिंह कुशवाहा का भी है। वोट प्रतिशत भले ही कम हो, लेकिन आंका उनको कम नहीं आंका जा सकता है। बाबू सिंह कुशवाहा के साथ भी वोट जो है वो काफी ज्यादा है, लोग उनके साथ, उनके समर्थक काफी ज्यादा हैं। भले ही वो एक सीट पर अभी तक चुनाव न जीत पाए हों, लेकिन चुनाव जिताने में उनकी बहुत अहम भूमिका रहती है। बाबू सिंह कुशवाहा जो है, उनका जो वोटर है, उनके सपोर्टर जो हैं, वो चुनाव को जिताने हराने में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। तीसरा जो नाम है वो केशव देव मौर्य का नाम है। इनका महान दल वाले केशव देव मौर्य काफी चर्चित रहते हैं। 2009 में, 14 में, 19 में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा। पश्चिमी यूपी में बुंदेलखंड में जो ओबीसी की जातियां हैं, कुशवाहा है, सैनी है, साक्य है, कंबोज है, इस कम्युनिटी में महान दल के केशव देव मौर्य का काफी ज्यादा जो है प्रभाव है। 2008 में इन्होंने अपना दल बनाया था। उसके बाद 2009, 14, 19 लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़े। लेकिन उनको जो है वो अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन किया 2 सीटों पर, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। उम्मीद थी कि शायद समाजवादी पार्टी उनको एमएलसी बना करके भेजेगी, लेकिन उनकी जगह स्वामी प्रसाद मौर्य जी को एमएलसी बना करके भेज दिया। रिश्ते धीरे धीरे समाजवादी पार्टी से महान दल के खत्म हो गए, गठबंधन टूट गया। लेकिन अब एक बार फिर से केशव देव मौर्य पर सबकी नजर है कि केशव देव मौर्य आखिर क्या फैसला लेते हैं। बीते कुछ दिनों से वो बसपा के काफी करीब थे। बहुजन समाज पार्टी के जो कई सारे नेताओं के वो ट्वीट भी रिट्वीट कर रहे थे, और मायावती को लेकर के उन्होंने भी कई सारे पॉजिटिव ट्वीट भी किए। तो खबर ऐसी है कि केशव देव मौर्य अभी किसके साथ जाएंगे। फिलहाल केशव देव मौर्य का अभी तक कुछ खुलासा उन्होंने नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके की वो राजनीति करते हैं, फिलहाल वो एनडीए के साथ तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। केशव देव मौर्य महान दल वाले दलितों, पिछड़ों, शोषितों और अल्पसंख्यकों की राजनीति करते हैं। देश के 85% लोगों की राजनीति करते हैं। तो वो चुनाव मैदान में उतरते हैं या सपा बसपा के किसी प्रत्याशी को सपोर्ट करते हैं, या उनकी फाइनल क्या बातचीत होती है, अभी इन चीजों को लेकर के कई तरह की कयासबाजी जो है वो लगाई जा रही है महान दल वाले केशव प्रसाद मौर्य को। तो उत्तर प्रदेश के ये जो 3 बड़े नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, केशव देव मौर्य, ये ओबीसी के 3 बड़े चेहरे हैं। और इस समय देश की राजनीति में ओबीसी जो वोट बैंक है, ओबीसी पॉलिटिक्स है, वो काफी ज्यादा जो है वो प्रभाव छोड़ रही है। कारण देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरा लाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव के पहले हरियाणा में ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। तो जो ओबीसी वोट बैंक है, लगातार कांग्रेस पार्टी भी वो भी ओबीसी वोट बैंक पर अपना जो है प्रभाव छोड़ रही है, ओबीसी के मुद्दे उठा रही है। तो ये जो उत्तर प्रदेश में 3 ओबीसी के चेहरे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, केशव देव मौर्य, 3 बड़े चेहरे जो हैं, ये 2024 की राजनीति में बड़ा महत्व रखते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो तीनों चेहरे हैं, ये दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की, वंचितों की राजनीति करते हैं। देश में, उत्तर प्रदेश में जो 85% समाज था, मान्यवर कांशीराम साहब ने जो 85% का फॉर्मूला तैयार किया था, उसी की ये राजनीति करते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब का जो नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसी को लेकर के इन तीनों पिछड़े वर्ग के नेताओं की राजनीति है। अब देखना है कि 2024 का ये जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसमें इनका क्या स्टैंड रहता है, किसको सपोर्ट करते हैं, कहां पर ये प्रत्याशी उतारते हैं, और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये किस तरीके से चुनाव को प्रभावित करते हैं। आने वाले कुछ दिनों में जो है वो पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। 3 बड़े ओबीसी के नेता जो हैं, फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोकसभा के चुनाव में बड़ा असर छोड़ सकते हैं। आपको ये विश्लेषण और एनालिसिस कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दें। आपसे अपील है, अनुरोध है
कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों और वंचितों की आवाज को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।